हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एज यू कैन सी इन द थंबनेल ऑल्सो, आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली भारतीय महा मानसून के बारे में, या आप इसे कह सकते हैं कि हम दक्षिण पूर्वी एशिया के महा मानसून के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षा के मेंस के रिगार्डिंग एंड एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स आल्सो। एंड मेक श्योर कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आज के इस वीडियो में मॉनसून को कवर करेंगे, तो इसका मीनिंग ये है कि आज का अगर वीडियो आप ये पूरा देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ना ही किसी नोट्स की और ना ही किसी अदर रेफरेंस वीडियो की आवश्यकता होगी। आप इजीली सिविल सेवा परीक्षा के प्री के तथा मेंस के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है। इस टॉपिक में बहुत सारे डायमेंशंस हैं और इस चीज को समझिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, तो इस वीडियो को एक से दूसरी बार जरूर देखें। मतलब पहला मेरा आपसे अनुरोध है कि कोशिश करें बच्चों कि आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें विदाउट मेकिंग नोट्स, बिना किसी भी प्रकार के नोट्स बनाए। इसके बाद जब आप दूसरी बार इस वीडियो को देखें, तब ट्राई करें कि आप इससे नोट्स मेकिंग करें। अन्यथा की स्थिति में आप पाएंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ हर बार थोड़ी कम रहा करेगी इस टॉपिक के लिए। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझिएगा कि हर साल यूपीएससी, अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जितने प्रश्न पूछती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, अर्थात इंडियन ज्योग्राफी हो, या फिर वर्ल्ड और यू कैन से फिजिकल ज्योग्राफी हो, इन दोनों को मिला दें हम, तो याद रखिएगा कि इन दोनों के सापेक्ष में हर बार आपको क्लाइमेट अर्थात जलवायु से संबंधित प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। और अगर मैं सीधे तौर पर कहूं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के रिगार्डिंग कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को समझिएगा कि अगर सिविल सेवा परीक्षा ने बीते 3 वर्षों में, 3 इयर्स में कोई प्रश्न करा है, तो याद रखिएगा कि हर 3 साल में एटलीस्ट आपको 2 बार तो विश्व के, या मैं कहूं फिजिकल के या इंडिया के रिस्पेक्ट में जलवायु, या मैं कहूं भारतीय मानसून से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को समझिएगा कि टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इस वीडियो को आराम से देखें, कोशिश करें कि आप क्रिटिकली चीजों को समझ पाएं, और साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट्स इसेंशियली देखता हूं। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और याद रखें कि अगर इसी प्रकार से आप क्रिटिकली चीजों को माइन्यूट लेवल पे जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अपनी पूरी जर्नी प्ले कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप पूरी सिविल सेवा जर्नी हमारे साथ प्ले कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही स्थान पर पढ़ाई कर रहे हैं, या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसे जरूर देखा होगा। ये उसी का एक पार्ट है। क्लियर? तो अगर आप उसे देख रहे हैं, तो बच्चों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर आप इसका पार्ट बनते हैं, तो जिस प्रकार से आप अभी अपनी सिविल सेवा की जर्नी को प्ले कर रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से आप इसे प्ले कर पाएंगे। YouTube में हम एक लिमिटेड फॉर्म में अपना कंटेंट प्रेजेंट कर पाते हैं। कोशिश हमारी हमेशा होती है कि पूरा कंटेंट आपको दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक प्रोवाइड करी जाए, पर एल्गोरिदम्स होते हैं, पर जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करना होता है। फाइन, YouTube के एल्गोरिदम्स में हमें चलना होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप पूरे तरीके से डेडिकेटली सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस P2I बैचेस में जुड़ सकते हैं।
ये इवनिंग का बैच है बच्चों, और ये 6 PM से स्टार्ट होगा। इसके एडमिशन की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। और याद रखें कि इसका जो प्राइस है ये 70,000 है, बट आप किसी भी फैकल्टी का कोड यूज करके, जैसा कि यहां पर मेरा मेंशन है AK लाइफ, आप इसे यूज करके या जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उस कोड को यूज करके आप इस कोर्स को प्रिवेल कर सकते हैं 29,999 में। क्लियर? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही कोड यूज करें, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस आप पार्ट बने। अगर आप पार्ट बनते हैं बच्चों, तो मैं आपसे दावे से ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हम अभी चल रहे हैं इसका भी एक नेक्स्ट एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। याद रखिए कि हमने बेसिकली देखा है अब तक भारत के रिस्पेक्ट में, या मैं कहूं फिजिकल ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में क्लाइमेटोलॉजी को। आज थोड़ा सा स्पेसिफिक होने का टाइम है भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। कारण इसका क्या है? कारण इसका है कि हम पढ़ रहे थे विश्व की पवनें, विंड ऑफ वर्ल्ड। और याद रखिए इस टॉपिक में हम चलते हुए आए थे कि 3 प्रकार की पवनें होती हैं। एक होता है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें अर्थात वो पवनें जो साल भर चलती हैं, जैसा कि व्यापारिक, ध्रुवीय, पछुआ, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। इसी प्रकार से हमने देखा था कि कुछ स्थानीय पवनें होती हैं जो एक क्षेत्र विशेष में चलती हैं। वो ठंडी भी हो सकती हैं, वो गर्म भी हो सकती हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और देखा था जिसे कहा जाता था आवधिक पवनें, यानी कि एक अवधि विशेष में ये पवनें चलती हैं। क्लियर? अब मेरा आपसे प्रश्न था कि हम इस टॉपिक को इंडियन ज्योग्राफी की किसी सीरीज में कवर करेंगे, परंतु आप सभी के कहने पर हम स्पेसिफिकली इंडियन मॉनसून के लिए ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अपनी बुक्स, कॉपीज, नोट्स सब बंद कर दें। क्लोज योर नोटबुक्स। बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरी बात पर हो, इधर उधर ध्यान बिल्कुल ना दे, अन्यथा की स्थिति में बहुत ही स्लाइड से आपके एयर लेने पे, गैप लेने पे ये चीज जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा कोशिश करें कि आप मेरी बात पर ज्यादा फोकस करें। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली चीज बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर, यानी कि आप पहले इसे अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें। क्लियर? अब क्या है वो चीज, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों क्या होता है ताप अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन, ताप तथा दाब का संबंध क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें, ताप और दाब का संबंध बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अर्थात अगर मैंने आपसे यह बात कही कि किसी स्थान में तापमान बढ़ने पर अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज होने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिए दाब जो है उस स्थान का कम हो जाएगा। अब इस चीज को मैंने बहुत बेहतर तरीके से जलवायु वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करा था कि किसी भी स्थान पर अगर आप देखते हैं तापमान ज्यादा है तो पावन जो होगी उस स्थान पर, जो पवनें होंगी वो गर्म होंगी, और गर्म होने पर पवनें जो है वो हल्की होकर ऊपर जाती हैं। और किसी स्थान पर दाब का अर्थ क्या है? किसी भी स्थान पर दाब का अर्थ वास्तविकता में यह है कि उस स्थान पर वायु का कितना भार, कितना वेट आप पा रहे हैं। अब अगर पवन ऊपर की दिशा में प्रवाहित होगी बच्चों, तो पवन जो है वो ऊपर के साइड जाने पर नीचे कम होगी, अर्थात दाब कम हो जाएगा। क्लियर? अब उसी प्रकार अगर तापमान कम होगा तो पवनें ठंडी होंगी, और ठंडी पवन कैसी होती है बच्चों? भारी होती है, और भारी होने पर वो नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो जिस सतह पर आप अध्ययन कर रहे हैं उस सतह पर पवनों के गिरने से दाब कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नाउ सबसे पहली चीज बच्चों, तापमान उच्च, दाब निम्न, तापमान निम्न, दाब उच्च। फाइन। अब यह हुआ फर्स्ट। अब देखें बच्चों सेकंड पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों मैंने आपसे यह बात कही कि जो पवन है, जो विंड है, जो पवनें हैं, इनका प्रवाह किस दिशा में होता है, तो याद रखें जो पवनें हैं इनका प्रवाह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यह प्रवाह होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लियर?
तो हमेशा पवनों का प्रवाह किस दिशा में होगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और मैंने पहले बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल में यह समझाया था इसका रीजन क्या है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो इसका रीजन है बच्चों कि अगर आप किसी बलून में, किसी गुब्बारे में हवा भरें, तो हवा भरने पर उस बलून के अंदर, उस गुब्बारे के अंदर वायु का तापमान कैसा होगा बच्चों? हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और जैसे ही आप उस पर पिन करेंगे, जो वायु है, टेल मी बच्चों, कि गुब्बारे के अंदर जाएगी या गुब्बारे से बाहर की ओर आएगी? तो आंसर इज गुब्बारे से बाहर की ओर आएगी। और याद रखिए, गुब्बारे से बाहर की ओर आना अर्थात पवन का प्रवाह हर बार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब देखें बच्चों बहुत ध्यान से, ये दो डायमेंशंस हमारे लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? अब मैं आपसे एक नेक्स्ट बात पूछता हूं, बिल्कुल दिमाग से हर चीज हटा लें। अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो भी आप सारी चीजें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक क्षेत्र है। क्लियर? अब ये जो क्षेत्र आप यहां देख पा रहे हैं, इसको जरा मैं छोटा कर दूं बच्चों, अदरवाइज स्पेस थोड़ा हमें कम पड़ेगा। यहां ध्यान से देखें, अगर मैंने कहा कि ये एक बेल्ट है, एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का जो तापमान है, ध्यान से समझिएगा, इस क्षेत्र का अगर मैं कहूं जो तापमान है अर्थात जो टेम्परेचर है, ये हाई है। क्लियर? यानी कि तापमान जो है वो उच्च है। अब इस चीज को समझिएगा कि अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्थान पर तापमान उच्च होने से प्रेशर कैसा हो जाएगा बच्चों? यहां प्रेशर हो जाएगा लो। अब क्यों हो जाएगा लो? तो ये हमने नियम पढ़ा है। क्लियर है? अब मुझे बताएं, अगर इस क्षेत्र में तापमान उच्च है तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि आगे और इसके पीछे जो तापमान होगा वो कैसा होगा? निम्न होगा। इसके कंपैरिजन में, इसके सापेक्ष जो तापमान होगा अन्य क्षेत्रों में वो कम होगा। तो इस स्थान पर मैं मानता हूं कि टेम्परेचर इसके, कम से कम इसके रिस्पेक्ट में तो कम है, तथा तापमान के सापेक्ष जो दाब होगा, ये दाब उच्च होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसी प्रकार से इस स्थान पर भी टेम्परेचर लो होगा इसके रिस्पेक्ट में, तथा दाब जो होगा वो उच्च होगा। क्लियर? अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्थान पर दाब जो है वो निम्न है, इस स्थान पर दाब जो है वो उच्च है, तो इस कंडीशन में टेल मी बच्चों, जो पवने हैं इनका प्रवाह किस दिशा में होगा? अर्थात अगर ये एक क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के टुवर्ड, यानी कि इसकी ओर पवने आएंगी या इससे दूर पवने जाएंगी? इस चीज को सहज रीजनिंग लगाकर आंसर करें। आई थिंक आप सभी बहुत इजीली बता पाएंगे। सेकंड हमने जो पॉइंट देखा था कि पवनों का प्रवाह हर बार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है, तो बच्चों आप पाएंगे कि पवनें कुछ इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। अब बच्चों मुझे बताएं कि जब पवनें इस स्थान पर पहुंचेंगी, क्लियर, तब तापमान उच्च होने से पवनें कैसी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। और बताएं बच्चों, जो गर्म पवनें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? हल्की होती हैं या भारी होती हैं? तो मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करा था। याद रखिए, जो गर्म पवनें होती हैं वो हल्की होती हैं और हल्की पवनें ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती हैं। क्लियर? आपके घरों का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपके घर में जो वेंटिलेटर्स होते हैं, ये वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर लगे होते हैं, टॉप के बाजू में लगे होते हैं। फाइन? जो आपकी छत होती है उसके बाजू में लगे होते हैं। कारण क्या है? हम एक ट्रॉपिकल नेशन में रहते हैं, एक उष्णकटिबंधीय देश में रहते हैं। तो तापमान बढ़ने पर पवनें हल्की हो जाएंगी और ये जो गर्म पवनें हैं ये ऊपर की दिशा में जाएंगी और वेंटिलेटर से आपके रूम के बाहर चली जाएंगी। इसी प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसी का, कि एसी जो है वो आपको ठंडी हवा देता है, ये ऊपर लगा होता है। क्यों? क्योंकि जो ठंडी पवनें होती हैं ये भारी होती हैं और नीचे की दिशा में प्रवाहित होती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ITCZ अभी आने वाला है। क्लियर? तो समझिएगा कि जैसे ही ये पवनें इस स्थान पर पहुंचेंगी, ये पवनें गर्म होंगी और गर्म होने पर बच्चों ये इस प्रकार से ऊपर की दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ करेंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से पवनें जो है ये ऊपर जाना प्रारंभ करती हैं। क्लियर? अब याद रखिएगा, जैसे जैसे ये पवनें ऊपर की दिशा में जाएंगी, बताएं बच्चों, ऊंचाई बढ़ने के साथ, फाइन, यानी कि हाइट इंक्रीज होने के साथ जो तापमान होता है
वो क्या होता जाता है बच्चों? तापमान हमेशा, टेम्परेचर जो है वो निम्न होता जाता है। क्यों होता जाता है? तो बच्चों मैंने प्लेलिस्ट में पहले भी एक्सप्लेन करा था और अभी भी स्लाइटली बता दूं कि ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। याद रखिए बच्चों, अगर कोई भी पिंड, अगर कोई भी पवन, अगर कोई भी राशि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है तो याद रखिए अल्टीमेटली वो सूरज की तरफ जा रही है, सूर्य की ओर जा रही है। अब अगर कोई चीज जलते हुए आग के गोले की तरफ जाएगी तो बताएं बच्चों, जब वो हीट सोर्स की तरफ मूव कर रही है, हीट सोर्स की दिशा में जा रही है, तो इस कंडीशन पे उसे गर्मी लगना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। क्लियर? परंतु जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो उस कंडीशन पे तो तापमान कम होता है। इसका कारण क्या है? तो ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप पृथ्वी से दूर जाएंगे तो तापमान जो है वो आपको कम होता हुआ इसीलिए फील होता है। इसका मुख्य कारण है कि आपको तापमान अर्थात टेम्परेचर कभी भी सूर्य की किरणों के कारण नहीं लगता। याद रखिएगा, जो सोलार रेडिएशन है, जो सूर्य का विकिरण है, यह हमें गर्मी नहीं देता। सूर्य के विकिरण को जब पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, यानी कि सोलार रेडिएशन को जब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, तब अर्थ से जो रेडिएशन निकलता है, पृथ्वी से जो विकिरण निकलता है, इस विकिरण के कारण आपको गर्मी लगती है। तो याद रखें, हमारे लिए जो तापमान है यह पृथ्वी से निकलने वाली चीज है और जो सौर तापन है वो सूर्य से आता है। तो सौर तापन के कारण, सोलार रेडिएशन के कारण पृथ्वी गर्म होगी और पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलेगा उसे हमें गर्मी लगेगी। क्लियर? अगर थर्मामीटर में आप मेजर करना चाहें तो आप पृथ्वी के पास रखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा फील होगा, जैसे जैसे आप ऊपर लेते जाएंगे वहां टेम्परेचर आपको ज्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अर्थात तापमान ये वो राशि है जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी से कितना विकिरण निकला, ना कि सूर्य से। पॉइंट क्लियर हुआ? तो याद रखिए, आपको जो तापमान फील हो रहा है, इस तापमान के फील होने का कारण सूर्य नहीं, पृथ्वी का विकिरण है। क्लियर? अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। याद रखिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बच्चों, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। और ये जो पवनें ऊपर की दिशा में जा रही हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊंचाई पर जाने के साथ ठंडी होना प्रारंभ होंगी। और जैसे ही बच्चों ये ठंडी होंगी, याद रखिए यहां पर एक क्रिया होगी जिसे कहा जाता है संघनन। और याद रखिए, संघनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो संघनन की क्रिया से मेघों का निर्माण होता है। क्लियर? और ये जो मेघ हैं, याद रखिए, ये जो मेघ हैं इस प्रकार से निर्मित होंगे। और यह भी याद रखिएगा कि जैसे ही मेघों का निर्माण होगा, यहां पर कुछ समय के पश्चात वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। और याद रखिए कि जैसे ही वर्षा होगी, तापमान में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर जब कभी तापमान उच्च होता है तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि कुछ समय के पश्चात जो है वो वर्षा होने लगेगी। क्लियर? आपने इस चीज को फील भी करा होगा। फाइन, कब फील करा होगा? तो अभी मैं आपको मॉनसून के रिस्पेक्ट में जो एक कालखंड बताऊंगा उसमें आप इसे समझ पाएंगे। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पट्टी की हम बात कर रहे हैं, जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, यह बेल्ट वो क्षेत्र है जो जब कभी किसी क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यह बेल्ट, यह पट्टी वो चीज है, वो राशि है जो जिस भी स्थलखंड में प्रवेश करेगी, उस स्थलखंड में सबसे पहले तापमान को बढ़ाएगी। तापमान बढ़ने के पश्चात इसकी ओर पवनों का प्रवाह होगा और प्रवाह होने के पश्चात पवनें जो है वो ऊपर की दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ करेंगी। और जब ये ऊपर की दिशा में प्रवाहित होंगी तो उस समय मेघों का निर्माण होगा संघनन की क्रिया से, और कुछ ही समय पश्चात जो है वो वर्षा होगी। क्लियर? तो यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, ये मेघों का निर्माण हुआ और मेघों के निर्माण से कुछ ही समय पश्चात जो है आपको वर्षा देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये एक क्षेत्र है, ये एक राशि है, ये एक टेंडेंसी है। फाइन। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी का कुछ नाम है, फाइन, तो इसका नाम क्या है? तो याद रखिए, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए, इसे कहा जाता है ITZ। क्लियर? अब क्या होता है ये ITCZ? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ITCZ का अर्थ है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये कैसे बनता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको क्लाइमेटोलॉजी में बता चुका हूं। क्लियर? आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जहां मैंने जो विश्व की वायुदाब पेटियां हैं उसके बारे में समझाया था। क्लियर? ट्राइसेल्युलर मैरेडोनियन डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट में। पर अगर मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में या इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप थोड़ा चलें, तो आप इस चीज को समझिएगा, ITCZ कुछ नहीं है। क्लियर? एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तापमान, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं तो ITCZ क्या है, तो ITCZ कुछ नहीं है, बस एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य की, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं यह क्षेत्र क्या है, तो इस चीज को समझिएगा कि, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे फिर से थोड़ा सा छोटा करता हूं, आई थिंक ये आपके लिए अभी भी रीडेबल होगा, पढ़ा जा सकता है इसे, फाइन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि यह है हमारी पृथ्वी, क्या है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां आपको दिख रहा है सूर्य, यह है सन। क्लियर? अब जो सन से रेज आएंगी, यानी कि सूर्य से जो किरणें आएंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह सूर्य से किरणें आना प्रारंभ होती हैं। अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्रेक ना करें। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, यह जो सूर्य का विकिरण है, यह जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इन किरणों को इन दो लाइनों के बीच में ध्यान से देखिएगा, यह है कर्क रेखा तथा नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है, यहां मैं मेंशन करता हूं, यह है कर्क तथा यह है मकर। क्लियर? अब ये जो कर्क और मकर रेखा है, इसके क्षेत्र में जो सूर्य का विकिरण है, यह सीधा लंबवत पड़ेगा, परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशन आएगा, लंबवत सूर्य की किरणें आएंगी। और याद रखिए, चूंकि यह सतह सीधी है, तो यहां पर आपको सूर्य का विकिरण जो है वो सबसे ज्यादा ताप देता हुआ मिलेगा। अगर आप इसे समझना चाहें तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं टॉर्च लेकर सीधा आपकी आंखों पर मारूं, जैसे आपके रूम में शायद अभी एक लाइट जल रही होगी, आप उस लाइट को देखें, जब आप उस लाइट को सीधा देखेंगे तो जो लाइट से निकलने वाली, जो बल्ब से निकलने वाली किरणें हैं, वो सीधे लंबवत आपकी आंखों पर पड़ेंगे। अगर आप उस ओर देखना प्रारंभ करते हैं तो आपको वो जो लाइट है वो चुभेगा। परंतु अगर आप किसी और स्थान पर देख रहे हैं और लाइट सोर्स है, तो वो जो किरणें आपकी आंखों में पड़ रही हैं वो लंबवत नहीं पड़ रही हैं, वो इंक्लाइंड हैं, वो एक कोण से झुकी हुई हैं। और यही कारण है कि आपको वो ज्यादा चुभती हुई फील नहीं होंगी। क्लियर? तो यहां पर जो किरणें आ रही हैं, ये सीधी एक सरफेस में पड़ रही हैं, ये सरफेस बिल्कुल आपको सीधा दिखेगा, ये सतह बिल्कुल आपको सीधी दिखाई देगी। इसीलिए यहां पर जो तापमान होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर तापमान उच्च हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो सूर्य की किरणें आप देख पा रहे हैं जो इस स्थान पर पड़ेंगी, याद रखिए ये सरफेस, ये सतह कैसी है? झुकी हुई है। और इसीलिए जब ये किरणें इस स्थान पर पड़ेंगी तो यहां पर सौर तापन उतना अधिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ये सूर्य की लंबवत किरणें साल भर इस प्रकार से नहीं पड़ती। क्लियर? जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ये जो है ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये सूर्य है, और सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से घूर्णन करती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी का घूर्णन है। तो याद रखिए, ये जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ये हर बार कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, क्लियर? बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो ये पृथ्वी का घूर्णन है, इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो घूम रही है। तो याद रखिए कि पृथ्वी जो है दो बार वर्ष में
सूर्य के समानांतर दिखेगी और एक बार सूर्य से ऊपर, एक बार सूर्य से नीचे दिखेगी। तो याद रखिएगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, एक बार चलते हुए इस डायग्राम से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। इस डायग्राम से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सूर्य की आने वाली किरणें हैं, लंबवत किरणें, ये इस प्रकार से, ये है हमारी भूमध्य रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर? इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, और इसी प्रकार से इसे हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर? तो याद रखिए कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, ये मकर, ये भूमध्य, ये कर्क। अब याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य की लंबवत किरणें एक बार जो है वो भूमध्य रेखा से चलना प्रारंभ करेंगी, फिर चलते हुए ये कर्क रेखा की ओर जाएंगी, कर्क रेखा से फिर ये वापस भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी, और भूमध्य रेखा से चल के ये मकर रेखा की ओर जाएंगी, फिर मकर रेखा से वापस भूमध्य रेखा की ओर। अब ये क्यों हो रहा है? तो बच्चों इमेजिन करें कि ये कंडीशन है जहां पे पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो बिल्कुल सामने होगी तो यहां पर भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो एक क्षेत्र आएगा। क्लियर? सूर्य की लंबवत किरणें आएंगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि ये भूमध्य रेखा है, इस पे सूर्य की लंबवत किरणें आएंगी। फाइन। अब जब पृथ्वी इस प्रकार से चलना प्रारंभ होगी, मान लीजिए इस दिशा में आ रही है, तो अब पृथ्वी कैसे जा रही है? नीचे जा रही है, यानी कि सूर्य ऊपर है। तो सूर्य ऊपर है तो सूर्य की लंबवत किरणें किस दिशा में जाएंगी? ऊपर की दिशा में। और जब ऊपर की दिशा में जाएंगी तो ये मैक्सिमम कर्क रेखा तक लंबवत रह पाएंगी। क्लियर? अब कर्क रेखा तक लंबवत रहने के पश्चात पृथ्वी इस प्रकार से जो है यहां आएगी और फिर यहां जाएगी। तब जब पृथ्वी इस स्थान से इस स्थान पर आएगी तो वापस से आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के लगभग अब सामने आने का प्रयास कर रही है। तो सूर्य की लंबवत किरणें चलती हुई कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा के पश्चात वापस से नीचे आएंगी, और नीचे आने के पश्चात पृथ्वी सूर्य से ऊपर जाएगी, यानी कि सूर्य कैसा होगा? पृथ्वी के सापेक्ष नीचे होगा, और उसकी लंबवत किरणें भी क्या जाएंगी? नीचे जाएंगी, और नीचे जाएंगी तो इस स्थान तक पहुंचेंगी जहां तक वो लंबवत रहेंगी। क्लियर? और इसके पश्चात वापस से पृथ्वी जो है नीचे आएगी तो वापस इक्वेटर पर आएगा, भूमध्य रेखा पर आएगा, और इसी प्रकार से रेसिप्रोकल चलता रहेगा। क्लियर? तो अब ध्यान से समझिएगा मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, बिल्कुल ध्यान से। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि वो तारीखें कौन सी हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं। आई थिंक ये अभी भी आपके लिए रीडेबल है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट चाहते हैं, इसका जो है पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, इस आईडी पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस क्लास के बाद इसे अपलोड कर दूंगा। चलिए अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लेकर इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों मैं आपसे यह कहूं कि एक बार जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर हैं, तो याद रखिए ये डेट होगी 21 ऑफ मार्च। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 21 मार्च के आसपास जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ये लंबवत किरणें जिस स्थान पर पड़ रही हैं उसे हम कहते हैं आईटीसीजेड। क्लियर? तो आईटीसीजेड कुल मिला के कौन सा क्षेत्र है? आईटीसीजेड कुल मिला के वो क्षेत्र है जहां सूर्य की लंबवत किरणें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो याद रखें, सूर्य की लंबवत किरणें आपको देखने को मिलेंगी तो तापमान अपने आप उच्च हो जाएगा, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। और अभी सूर्य की लंबवत किरणें आपको कहां देखने को मिल रही हैं? 21 मार्च की तारीख है, ये किरणें अभी उपस्थित हैं भूमध्य रेखा पर, और अब सूर्य की किरणें लंबवत जो है वो ऊपर की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर दिखेगा हमारा ग्रेट इंडिया,
और यही कारण है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर ITCZ आ रहा है, अर्थात मैंने आपको अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा, ITCZ वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। लंबवत किरणें पड़ने से तापमान उच्च हो जाता है, दाब निम्न हो जाता है, और तापमान उच्च होने से, दाब निम्न होने से पवनों का प्रवाह इस क्षेत्र की ओर होगा, और होने पे गर्म होकर ऊपर जाएंगी, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, मेघों का निर्माण तथा वर्षा होगी। क्लियर? अब ये जो ITCZ का क्षेत्र है, ये ITCZ का क्षेत्र इस समय पर भूमध्य रेखा पर विराजमान है तथा सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी जो है वो नीचे की दिशा में जा रही है, अर्थात सूर्य ऊपर है, पृथ्वी नीचे जा रही है। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये धीरे धीरे करके ऊपर की दिशा में प्रवाहित होंगी। और बच्चों एक बात बताओ, ITCZ अगर एक उच्च वायु दाब की उच्च तापमान की पेटी है, तो इस उच्च तापमान की पेटी का भारत की ओर प्रवाह होगा। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जलता हुआ एक आग का गोला आपकी तरफ लेकर बढ़ूं तो आपको तापमान बढ़ता हुआ फील होगा या कम होता हुआ? तो सामान्य सा उत्तर है, आपको तापमान जो है वो बढ़ता हुआ ही फील होगा। क्लियर? अब बस यही चीज है कि ITCZ जो बेल्ट है, ये बेल्ट हमारी ओर, और हमारी ओर क्यों? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य, ये मैंने ड्रॉ करा जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा गुजरात, ये प्रायद्वीपीय भारत। अब याद रखें कि भारत के मध्य से पास होती है कौन सी रेखा बच्चों? इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और याद रखिए ये जो ITCZ है ये इस प्रकार से, ये ITCZ है, अभी मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, अदरवाइज स्पेस थोड़ा मुझे कम पड़ेगा। याद रखिए ये जो ITCZ है ये इस प्रकार से कर्क रेखा की ओर जा रहा है, यानी कि 21 मार्च के साथ आपको फील होना प्रारंभ होगा कि तापमान बढ़ रहा है, और यही ट्रिगर करेगा भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु को, और ग्रीष्म ऋतु में भारत की ओर आता हुआ दिखेगा ITCZ। क्लियर? अब ये 21 मार्च से चलता हुआ, इस डेट को आपको याद रखना है, 21 मार्च से चलता हुआ ये पहुंचेगा कर्क रेखा तक 21 जून को। क्लियर? तो 21 जून को ये पहुंचेगा कहां पर? कर्क रेखा पर। ठीक है, अब 21 जून के पश्चात पृथ्वी जो है वो सूर्य के लगभग बराबर आ चुकी है। अब पृथ्वी ऊपर चलना स्टार्ट करेगी, तो अब ये 21 जून से वापस से नीचे आएगा। ये जो ITCZ है जो 21 मार्च को इस स्थान पर था, ये चलता हुआ पहुंचा 21 जून को कर्क रेखा तक। अब कर्क रेखा से पुनः वापस आएगा, और ये किस डेट को वापस आएगा? तो याद रखिए ये वापस आएगा अब 23 सितंबर को। क्लियर? तो 23 सितंबर को ये पुनः कहां आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। और इसके पश्चात ये चलता हुआ नीचे जाएगा, और नीचे ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा कहां पर? 22 दिसंबर को। और याद रखिए 22 दिसंबर की तारीख को जो ITCZ है, ये ITCZ खड़ा होता है मकर रेखा पर। और याद रखिए जो मकर रेखा है ये पास होती है बिल्कुल बीच से ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्रेक ना करें। याद रखें कि मैं अगर आपसे कहूं कि किसी भी क्षेत्र में तापमान कम या ज्यादा होने का एक मुख्य कारण ITCZ का उस क्षेत्र में प्रवेश या वहां से निकलना है, तो जिस समय ITCZ भारत में प्रवेश करा तो उस समय ITCZ जो है वो भारत में ग्रीष्म ऋतु लाएगा। परंतु इस समय जो ITCZ है वो सबसे ज्यादा दूर है, किससे? मकर रेखा से। फाइन, ITCZ चलता हुआ मैक्सिमम कहां तक आ सकता है? मकर रेखा तक। तो याद रखिए कि ITCZ जिस समय भारत के बिल्कुल सेंटर पे है, उस समय ITCZ सबसे ज्यादा दूर है, किससे? ऑस्ट्रेलिया से, मकर रेखा से। और याद रखिए यही कारण है कि जिस समय हमारे यहां खुलकर गर्मी पड़ रही होती, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम टेम्परेचर होता है। क्लियर? और इसी प्रकार से जिस समय ये चलते हुए नीचे आएगी और 22 दिसंबर को पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया में,
तो आपको दिखेगा सिडनी में जो है लोग स्नानम ध्यानम करोति कोस्टल एरियाज में वो घूम रहे होंगे। फाइन, शॉर्ट्स पहने वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमेंगे। क्यों घूमेंगे बच्चों? क्योंकि 22 दिसंबर का समय है, ITCZ उनके सिर पे है, तापमान हाई है। परंतु इंडियंस अपने क्षेत्र में रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे। कारण क्या है? ITCZ सबसे ज्यादा दूर है। क्लियर? तो ITCZ ही वो बेल्ट है जो किसी भी क्षेत्र में तापमान के उच्च या निम्न होने के लिए जिम्मेदार है, अर्थात समर या विंटर अर्थात ग्रीष्म या शीत ऋतु होने के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है वो फैक्टर है ITCZ का उस क्षेत्र में उपस्थित होना। और याद रखिए, उस क्षेत्र में उपस्थित होने पर तापमान बढ़ाएगा, दाब कम करेगा, विंड उसके टुवर्ड्स जाएंगी, पवनों का उसकी ओर प्रवाह होगा, गर्म होंगी, संघनन होगा, मेघों का निर्माण और वर्षा। क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 21 जून की तारीख को यह भारत में है, ठीक है, अब 21 जून से चलता हुआ नीचे आया, सितंबर में पहुंचा वापस भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा से फिर वो नीचे गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा डायमेंशन है कि अब मैं एक प्रश्न करता हूं, ध्यान से देखें, इसे एक बार और रिसाइज करते हैं। आई थिंक अभी भी आपके लिए पूरी तरह से रीडेबल होगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा रीड करना। चलिए देखें ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, अब अगर मैं आपसे बच्चों ये कहूं कि जिस स्थान पर ITCZ है उस स्थान पर ग्रीष्म ऋतु है, तो मुझे बताएं बच्चों कि ग्रीष्म ऋतु में, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करता हूं। अब देखें, अगर मैं कहूं कि इस प्रकार से हमने देखा, ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये है कर्क, ये है भूमध्य और ये है मकर। तो याद रखिए कि जिस समय ये कर्क रेखा पर होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध का, अब क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा गोलार्ध है बच्चों? ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। अब याद रखिएगा, जिस समय ये उत्तरी गोलार्ध में है, फाइन, कर्क रेखा पर पहुंचने पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन या डे होगा। क्लियर? जस्ट सेकेंड, सबसे लंबा डे होगा उस। क्लियर? और क्यों होगा? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में रातें जो है वो क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, और दिन जो है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, जब ITCZ यहां पर खड़ा है तो इस समय सबसे लंबा दिन होगा तथा सबसे छोटी नाइट होगी, अर्थात सबसे छोटी रात होगी। क्लियर? अब ये कौन सी तारीख है बच्चों? ये तारीख है 21 जून की। क्लियर? अब याद रखें, 21 जून की तारीख के लिए यह स्टेटमेंट है कि जिस समय ITCZ कर्क रेखा पर है, यह सबसे दूर है किससे? मकर रेखा से। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार मकर रेखा के आसपास जो है इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखिए, सबसे छोटा डे तथा सबसे लंबी रात, या मैं कहूं नाइट, आपको देखने को मिलेगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, वहां सबसे लंबी रात। क्लियर? क्यों? क्योंकि ITCZ जहां है, ग्रीष्म ऋतु का पीक है,
पीक होने पे दिन दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कहां पे? मकर रेखा पर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि मकर रेखा के रिस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा मकर रेखा पर जब ITCZ आएगा, यानी कि इस स्थान पर अभी ITCZ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ITCZ इस स्थान पर है। अब ये ITCZ इस स्थान पर आ गया, ये ITCZ है। क्लियर? तो याद रखिए जब ये मकर रेखा पर आएगा तो मकर रेखा पर सबसे लंबा डे तथा सबसे छोटी नाइट होगी। और ये किस डे की बात कर रहे हैं बच्चों हम? तो याद करिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि ये डे कौन सा है, ये है 22 दिसंबर की बात। क्लियर? और इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिलेगा कहां पर बच्चों? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे इस समय क्या हो रहा होगा? तो आई थिंक आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन होगी यहां पे आप पाएंगे कि कर्क रेखा पर इस समय, किस समय? 22 दिसंबर के समय सबसे छोटा डे तथा सबसे लंबी नाइट होगी। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? तो अब याद रखें बच्चों कि ये स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे अभी मैं इनका यूज करने वाला हूं। क्लियर? अब इसी प्रकार से भूमध्य रेखा पर जब होगा, अर्थात जो डेट है मैंने आपको पहले भी बताई है, 21 मार्च प्लस 23 सितंबर। अब इस चीज को याद रखिएगा बच्चों कि इस समय जो डे है और जो नाइट है ये पूरी पृथ्वी पर बराबर होगी। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों के केसेस में दिन और रात की अवधि बिल्कुल समान होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं एक ट्रिकी प्रश्न पूछता हूं, आपको पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग देखने को मिलेगा जहां जो डे है एंड जो नाइट है, क्लियर, जो डे नाइट है इसका ड्यूरेशन अर्थात इसका जो काल है, समय अवधि है, ये 24 घंटे से ज्यादा की होती है। क्लियर? अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा समझिए। याद रखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र है अर्थात जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया है, क्लियर, इसे ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसके लिए याद रखेंगे बच्चों कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो दिन और रात की अवधि है, ये हमेशा याद रखें कि दिन और रात की अवधि इन क्षेत्रों में 24 घंटे से ज्यादा की होती है। और याद रखिएगा ये कितने की होती है? तो याद रखें 6 माह का यानी कि 6 मंथ का डे होता है तथा 6 मंथ की नाइट होती है। जस्ट अ सेकेंड। डे तथा नाइट, तो 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है किस क्षेत्र में बच्चों? ध्रुवीय क्षेत्रों में। पॉइंट क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट डायमेंशन बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, चल अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ITCZ है, ये ITCZ अभी कहां पर है, तो अभी की स्थिति में हम मानते हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे, डेट इमेजिन कर लें अभी के समय
मान लेते हैं कि आज तारीख है 21 मार्च की, और 21 मार्च को बच्चों बताओ, जो 21 ऑफ मार्च का टाइम है, इस टाइम पर जो ITCZ है, यानी कि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये जो ITCZ है, बताएं बच्चों इस डेट को ये कहां पर होगा? टेल मी। अगर मैं आपसे कहूं ये ITCZ अभी किस स्थान पर है 21 मार्च की डेट को, तो मैं यहां डेट मेंशन करता हूं 21 मार्च। अब आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि 21 मार्च की डेट को ITCZ खड़ा होगा कहां पे? भूमध्य रेखा पर। यह है भूमध्य रेखा। क्लियर? अब इस भूमध्य रेखा से ITCZ चलना प्रारंभ करेगा किस दिशा की ओर बच्चों? तो आई थिंक अब आप आंसर कर पाएंगे कि यह ITCZ चलना प्रारंभ करेगा कर्क रेखा की ओर। कर्क, जस्ट अ सेकेंड, यह चलना प्रारंभ करेगा कर्क रेखा की ओर। क्लियर हुआ? और याद रखिए कर्क रेखा भारत के किस स्थान से पास होती है? तो आई थिंक हमने अभी कुछ समय देखा था कि लगभग लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, अर्थात अब ITCZ चलना प्रारंभ करेगा भारत की ओर। और याद रखिए इसी से भारत में ट्रिगर होगी ग्रीष्म ऋतु। अब यह भूमध्य रेखा की ओर चला और भूमध्य रेखा से भारत की ओर आया और भारत में ITCZ का प्रवेश होना प्रारंभ होगा, अर्थात अब इस डेट से हमारे यहां ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। फाइन, आई थिंक ये रीडेबल होगा। चलिए इसको एक जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। ओके, चलिए तो अब मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करता हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा कि पृथ्वी पर या भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। अब बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल इसी स्थान पर रखें। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि यह है हमारा इंडिया, ये मैंने बनाना स्टार्ट करा इंडिया, और याद रखिए स्टूडेंट्स आपको इंडिया का मैप बेहतर तरीके से बनाते बनना चाहिए। अगर आप इंडिया का मैप 2 स्ट्रोक में नहीं बना पा रहे हैं तो याद रखें कि आप पेपर में कभी भी इसे फ्रूटफुली नहीं बना पाएंगे। अर्थात अगर मैंने आपसे कहा कि आप चाहते हैं कि पेपर में आप इंडिया का मैप बनाकर कुछ नंबर एक्स्ट्रा गेन कर पाएं, तो इस चीज को समझिए कि आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सारे प्रश्नों में अपना आंसर लिख पाएं टाइमली। और टाइमली लिखने के लिए आपको तेजी से लिखना होगा। और हर बार ऐसा होगा कि जब कभी आप मैप बनाएंगे और आप सिंगल स्ट्रोक में उस मैप को नहीं बना पा रहे हैं, तो बच्चों होगा ये कि मैप आपके 1 या 2 प्रश्नों का जो टाइम है वो खा लेगा। ठीक है? अब इससे क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस में शायद मैपिंग का यूज करने से अच्छे मार्क्स मिले, बट वन सॉलिड वे में आपका एकाध प्रश्न छूट जाएगा जिससे आपके उसके अंक चले जाएंगे। तो प्रयास हमेशा ये रखें, कोशिश हमेशा ये रखें कि आप मैप फ्री हैंड बना पाएं। और इंडिया के मैप के रिस्पेक्ट में मैं आपको थंब रूल बताता हूं। समझिएगा कि आपका मैप 2 स्ट्रोक में बनकर रेडी होना चाहिए। ठीक है? यानी कि अगर मैंने बनाना स्टार्ट करा तो इस प्रकार से ये मैंने स्टार्ट करा, तो ये मेरा इंडिया का मैप बनना स्टार्ट करा, ये नेपाल बना, सिक्किम बना, नॉर्थ ईस्ट बना, ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक है। इसके बाद मैंने चलाना स्टार्ट करा, ये मेरा सेकंड स्ट्रोक है। ये चलते हुए नीचे आया राजस्थान, ये बना गुजरात, ये पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, और ये बन के रेडी। तो इस प्रकार से बनना चाहिए। अगर ये फ्री हैंड नहीं बन रहा है और आप बार बार रुक कर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो याद रखिए फिर ये काम का नहीं है। क्लियर? जो स्टूडेंट इसे नहीं बना पाते
उनके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप एक और फॉर्म से ड्रॉ कर सकते हैं। एटलीस्ट आप प्रायद्वीपीय भारत को इस प्रकार से ड्रॉ कर लें। ठीक, इतना पोर्शन तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। फाइन। और इसके पश्चात आप जो है वो इस प्रकार से ये बना दें। ये भी आपके लिए ठीक है। यहां पर मेंशन कर दें कि ये है हिमालय। क्लियर? यहां पर आप हिमालय मेंशन कर दें और इस प्रकार से फिर आप जो है वो डायग्राम में बना सकते हैं कि ये जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेन है, अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रकार से आप काम चला सकते हैं। बट मेरा कहना यह है कि आप ट्राई करें, एक कॉपी लें ब्लैंक पेज की और 100-150 बार मैप ड्रॉ कर लें। अगर आप 100 से 50 बार मैप बना लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आएगी मैप को बनाने में। क्लियर? अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से अभी आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में एक शॉर्ट वे में समझा दूंगा। ठीक है? एक डायग्राम का तरीका होता है, इस प्रकार से जो है आपको इमेजिन करना होता है और इस स्केल पर बनाना होता है। मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करता हूं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये ITCZ है और अब ये ITCZ इस प्रकार से भूमध्य रेखा से भारत की ओर अर्थात कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ करेगा। अब ITCZ के तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा, ITCZ की तरफ पवनें आती हैं और ये पवनें जो है वो ऊपर मूव करती हैं, संघनन होता है, संघनन होगा और संघनन के पश्चात जो है ये वर्षा कराएंगे। फाइन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि जो चलता हुआ आता है ITCZ, ये एक समय आएगा जब ये पहुंचेगा कहां पर बच्चों? तो ध्यान से देखिए, ये है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा तक पहुंचेगा। क्लियर? तो जब कर्क रेखा पर पहुंचेगा तब तारीख होगी 21 जून की, और याद रखिए इसी 21 जून से भारत में मॉनसून का आगमन होता है। अब बहुत ध्यान से देखें, जिस समय ये ITCZ मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये है ITCZ, ITCZ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ITCZ है ये इस प्रकार से भारत में प्रवेश करेगा और ये हमने ड्रॉ करा ITCZ को। ठीक, अब ITCZ बच्चों अभी कहां पहुंचा है? अभी ये पहुंचा है केरल में। अब मुझे बताएं कि भारत में क्या मॉनसून 21 जून के पहले आता है? अभी अप्रैल मई का टाइम है, मॉनसून आया है क्या? नहीं आया। परंतु बच्चों ITCZ जैसे ही केरल के आसपास पहुंचेगा, यह है बच्चों अरब सागर। कौन सा प्लेस है ये? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे कहा जाता है अरब सागर। क्लियर? और बच्चों ध्यान से देखें, ये कौन सा क्षेत्र है? इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। और याद रखें, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं वो ITCZ की तरफ चलना प्रारंभ होंगी। और ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ITCZ के पास जाएंगी इस दिशा से चलते हुए, ये गर्म होंगी, गर्म होने पर ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने पर ठंडी होंगी, ठंडी होने पर संघनन होगा, मेघों का निर्माण होगा और वर्षा होगी। लेकिन काम की बात यह है, अभी 21 जून नहीं आया, अर्थात अभी हमारे यहां मानसून का आगमन तो नहीं हुआ है, परंतु चूंकि ये केरल में पहुंच चुका है तो केरल में तो वर्षा हो गई, परंतु मॉनसून तो नहीं आया है। यानी कि ये जो वर्षा है ये मानसून की बारिश तो नहीं है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसे क्या कहते हैं मैं कुछ समय बाद बताता हूं। यहां पर तापमान उच्च, दाब निम्न, संघनन हुआ, संघनन के पश्चात वर्षा हुई। और ध्यान से समझिएगा कि ये जो वर्षा हुई है ये मॉनसूनी वर्षा नहीं है। इसी प्रकार से ITCZ चलता हुआ बच्चों आगे जाएगा और याद रखिए ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब बच्चों ये कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, परंतु अभी मॉनसून नहीं आया, परंतु इस क्षेत्र में ये मैं अगर लिखूं, ये कर्नाटका प्लस
महाराष्ट्र में पहुंचा है और इस स्थान पर वर्षा हुई है। परंतु बच्चों अभी भी मॉनसून नहीं आया है, पर बारिश हो रही है। क्लियर। अब इसी प्रकार से ये इस तरह से इस क्षेत्र में आएगा और फिर से अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की जो लोकल पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं, वो इसकी ओर चलना प्रारंभ करेंगी। संघनन होगा, मेघों का निर्माण होगा और वर्षा होगी, लेकिन मॉनसून तो अभी भी नहीं आया है। इसी प्रकार से ये 21 जून के आसपास इस स्थान पर पहुंचेगा और जैसे ये इस स्थान पर पहुंचेगा बच्चों, तापमान बहुत उच्च हो जाएगा। क्लियर। अब याद रखें, यहां पर भी वर्षा होगी, लेकिन मॉनसून के आगमन के लिए हमें एक विशेष पवनों की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा कि भारत में आईटीसीजेड प्रवेश करना प्रारंभ करता है और प्रारंभ करने के साथ ही जिस जिस स्थान पर यह पहुंचेगा उस स्थान पर यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा तो कराएगा, परंतु यह वर्षा मानसूनी वर्षा नहीं होगी और इसीलिए इस वर्षा को कहा जाता है मॉनसून पूर्व की वर्षा या इसे कहा जाता है प्री मॉनसून। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मानसून के पहले जो वर्षा हुई यह कौन सी वर्षा है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है प्री मॉनसून। क्लियर। और याद रखें, यह जो प्री मॉनसून है, यह मॉनसून अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में आया था। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब केरल में बारिश हुई तो क्या बच्चों भारत के किसी अन्य क्षेत्र में बारिश हुई है? नहीं, क्योंकि आईटीसीजेड सिर्फ केरल के आसपास है। इसी प्रकार से जब आईटीसीजेड ऊपर जाएगा कर्नाटका वाले क्षेत्र में, तो क्या केरल में वो है? नहीं, ये सिर्फ कर्नाटका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, अर्थात यहीं पर जो है वो वर्षा होगी। इसके पश्चात ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाएगा, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, लेकिन अन्य स्थानों पर वर्षा नहीं होगी। इसी प्रकार से जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर के क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन नीचे के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। अर्थात आईटीसीजेड के आगमन के साथ जिस जिस स्थान पर यह पहुंचता है उस स्थान पर वर्षा कराता है, अन्य क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। इसे कहा जाता है प्री मॉनसून। और याद रखिएगा कि प्री मॉनसून चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आया, इसके नाम भी अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो इनके लोकल नेम होते हैं। जैसा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो याद रखिएगा कि प्री मॉनसून जब केरल वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, केरल और कर्नाटका दोनों क्षेत्रों में सामान्यतः यह बोला जाता है केरल प्लस कर्नाटक, इस क्षेत्र में इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। और याद रखिए, आम्र वर्षा का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आम की वर्षा हो रही है। आम्र वर्षा का मतलब है एक समय पर यहां पे आपको देखने को मिलता था, आम की खेती होती थी, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभार इसे महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में भी यूज करते हैं, अलग अलग प्लेस में अलग अलग, इसे मैंगो शावर कहा जाता है, पर ज्यादा ऑथेंटिक, थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये ज्यादा सही होगा कि कर्नाटका और केरला वाले क्षेत्र में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्लियर। स्पेसिफिकली अगर मैं पॉइंट आउट करके कहूं तो केरल वाले क्षेत्र में इसे कभी कभार चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। क्लियर। तो याद रखिए, स्पेसिफिकली केरल में इसे चेरी, और यह भी याद रखिएगा कि आपको कुछ स्थानों पर महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में आम्र वर्षा देखने को मिलती है। तो अलग अलग एग्जाम में ना बच्चों अलग अलग तथ्य पूछे गए हैं, ठीक है, और उन्हें उस समय सही माना गया है। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड पे रख के थोड़ा रिस्क लेकर चलें कि आम्र वर्षा कभी कभार एग्जाम में इसे माना गया है कि यह महाराष्ट्र में होती है, फाइन, और कभी कभार इसे कर्नाटक और केरल में माना गया है। एनसीईआरटी में भी दो प्लेसेस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर। तो ये मैंने आपको क्लियर करा, तो ज्यादा परेशान ना हो, अगर एग्जाम में आता भी है तो वहां पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिलेगा। ओके, चलिए, तो केरल वाले केस में अगर मैं कहूं जो वर्षा होती है इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम।
और याद रखिए ये चेरी ब्लॉसम स्पेसिफिकली केरल के लिए वर्ड यूज होता है। क्लियर? इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जो वर्षा होती है उसे मावठा कहते हैं। ठीक? और मावठा बेसिकली एमपी में होने वाला ऑफ सीजन रेनफॉल भी है, यानी कि वर्षा ऋतु के अलावा जो भी एमपी में वर्षा होती है उसे सामान्यतः मावठा कहा जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु के पहले या बाद में जो भी वर्षा हो उसे मावठा कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये प्री मॉनसून के कुछ नाम हैं। फाइन। अब समझिएगा कि इस प्रकार से मॉनसून चलते हुए अब पहुंच चुका है, इस प्रकार से आईटीसीजेड बच्चों चलते हुए अब पहुंच चुका है कहां पे? तो ये पहुंच चुका है 21 जून की तारीख को कर्क रेखा पे। और याद रखिएगा इसी तारीख से आईटीसीजेड उत्तर भारत के विशाल मैदान में अत्यधिक गर्मी कॉज करेगा, अत्यधिक भीषण गर्मी कॉज करेगा। और याद रखिए इसी कारण आपको देखने को मिलेगा उत्तर के मैदान में, अर्थात ग्रेट इंडियन प्लेन में, उत्तर के विशाल मैदान में आपको देखने को मिलेंगे दो बड़े इवेंट, दो बड़ी घटनाएं। और कौन सी है ये दो बड़ी घटनाएं? तो याद रखिएगा जैसे ही आईटीसीजेड इस स्थान पर पहुंचा, सबसे पहले ये ग्रेट इंडियन प्लेन में लू नामक एक हीट वेव चलाएगा। और इस हीट वेव को कहा जाता है भारत में लू। और याद रखिए ये जो लू होती है ये बहुत ही वाइटल होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। और इस लू के कारण कई क्षेत्रों में मृत्यु तक हुई है लोगों की। अब ये कैसे मृत्यु कराते हैं या इसका क्या कारण है? तो जनरली स्टूडेंट्स को बच्चों ये लगता है कि लू के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु डिहाइड्रेशन से हुई है, पानी की कमी के कारण हुई है। बट याद रखें बच्चों, पानी की कमी, हम किस स्थान पर रह रहे हैं, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? ये उस क्षेत्र की बात हो रही है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसी बहुत सारी नदियों का क्षेत्र है। ये आपको यहां देखने मिलेगा एन नंबर ऑफ रिवर्स हैं, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। इतनी सारी रिवर्स, इतनी सारी नदियों की उपस्थिति वाले क्षेत्र में कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और कोई उसे पानी ना दे? आप समझ पा रहे हैं ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन और कितना सिंपल क्वेश्चन करेगा यूपीएससी आपसे कि बताइए बच्चों के अगर मैं आपसे कहूं कि लू के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो जनरली स्टूडेंट को लगेगा लू का मतलब होता है तापमान का ज्यादा होना, और तापमान के ज्यादा होने से व्यक्ति डिहाइड्रेटेड होकर उसकी मृत्यु हो गई। परंतु ऐसा नहीं है। याद रखिए जो हीट वेव होती हैं ये माइक्रोवेव्स होती हैं। माइक्रोवेव का मतलब क्या है? ये वेव्स जो हैं वो इजीली आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करके, छेद करके अंदर तक जाती हैं। क्लियर? और याद रखिए आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आपकी बॉडी बनी होती है सेल्स से। तो आपने सुना होगा कि गर्मी के समय आपके पेरेंट्स जरूर बोलते होंगे कि लू चल रही है, धूप है बाहर, सिर पे कपड़ा बांधकर निकलिए। होता यह है कि जब ग्रेट इंडियन प्लेन में अर्थात उत्तर के विशाल मैदान में लू या मैं कहूं आईटीसीजेड का आगमन होता है तो सडनली अचानक से दिन के समय, खासकर जस्ट अ सेकंड, हो याद रखिए खासकर दोपहर में, दिन के समय 12 से 4 के बीच में आप पाएंगे कि तापमान तेजी से बढ़ता है। और याद रखिए जब तापमान तेजी से बढ़ेगा तब की स्थिति में ये माइक्रोवेव चलना स्टार्ट होती है। और ये माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट करके आपके बॉडी के अंदर तक जाती हैं और आपकी बॉडी की जो सेल है उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सेल लेवल पे, कोशिकीय स्तर पे क्लॉटिंग होती है और इस ब्लड क्लॉटिंग के कारण पर्सन की डेथ होती है। फाइन। तो जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स जो आपसे कहते हैं कि सिर पे कपड़ा बांध कर जाए, तो याद रखिए ये जो कपड़ा है, ये जो पतला सा एक कवर है आपके सिर के ऊपर, जो लू की चलने वाली, जो लू के रूप में चलने वाली माइक्रोवेव्स हैं, इनको, इनकी इंटेंसिटी को, इनकी तीव्रता को कम कर देता है। और तीव्रता कम होने से जब ये पेनिट्रेट करके आपके बॉडी के अंदर जाती हैं तो याद रखिएगा आपकी सेल से डिस्ट्रॉय नहीं होती, अर्थात
अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि लू के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तो वो डिहाइड्रेशन के कारण नहीं हुई थी, वो ब्लड क्लॉटिंग के कारण हुई थी। कभी कभार देखने को मिलता है ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है। क्लियर? तो याद रखिए, लू डिहाइड्रेशन से नहीं, क्लॉटिंग से मृत्यु करा देती है। और यह भी याद रखिएगा कि उत्तर के विशाल मैदान में यह लू आपको देखने को मिलती है। और यह भी याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अर्थात वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन ने इस लू को आज के समय यूरोप तक पहुंचा दिया है। अब सोच कर देखें कितना बड़ा यह स्टेटमेंट है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिकल एरिया में अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लू चलती है, तो उसका कारण हमें समझ में आता है। परंतु इस चीज को समझिएगा कि यह जो लू है यह कभी नहीं चलनी चाहिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, टेम्परेट एरियाज में। परंतु मानव के द्वारा जो गतिविधियां करी गई, इससे जो तापमान में वृद्धि हुई है, आज के समय आपको लू जैसे गुणधर्म या हीट वेव जैसे कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं यूरोप के अंदर। क्लियर? तो याद रखें, एक तो ग्रेट इंडियन प्लेन में इस समय प्री मॉनसून तथा 21 जून के आसपास पहली जो स्थिति देखने को मिलेगी इसे कहा जाता है हीट वेव। और दूसरी यहां जो स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखें, ये अगर मैं शिफ्ट करूं तो देखिएगा, अब याद रखें हीट वेव के साथ यहां पर एक वर्षा भी होती है। और ये वर्षा 4 बजे की वर्षा है। अब ये 4 बजे की क्या वर्षा है, इसे 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। याद रखें, पढ़ाने को मैं बहुत सिंपल मैनर से भी इस चीज को समझा सकता हूं, परंतु मैं बहुत डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप जब प्रश्न सॉल्व करें तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न बनने चाहिए। अगर मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई, उसके बाद आपको दोबारा उस चीज को पढ़ना पड़ा या फिर कोई प्रश्न आया और आपसे नहीं बना, इसका मतलब है कि कमी शायद मेरे साइड से भी थी, हमारे तरफ से भी थी। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को पहले पूरा देखें। मैं बहुत ही माइन्यूट लेवल पे सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, इस स्थान पर जो वर्षा हुई इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। अब क्या होती है संवहनीय वर्षा? तो कुछ नहीं बच्चों, बहुत ध्यान से देखें। मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। अब देखें, अगर मैंने आपसे कहा कि जो डे टाइम है यानी कि दिन का समय है, इस डे टाइम पर जो तापमान है ये कैसा होगा बच्चों? तो आई थिंक आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जो टेम्परेचर होगा डे टाइम पे ये हाई होगा, ठीक, और प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। तो याद रखें, दिन के समय तापमान बढ़ने से पवनें गर्म होकर ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं। और बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब ये प्रवाहित होती हैं तब के समय 4 बजे के आसपास, क्लियर, इस समय तक पवनों की पर्याप्त मात्रा ऊपर की दिशा में जा चुकी होती है। ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 बजे तक बहुत सारी जो पवनें हैं ये ऊपर पहुंच गई और ऊपर पहुंचने के पश्चात ये ग्राउंड है, फाइन। इससे जो है पवनें इस प्रकार से ऊपर की दिशा में गई। अब 4 बजे तक पवनों की पर्याप्त मात्रा ऊपर जा चुकी है और जाने के पश्चात यहां पर छोटे 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 मेघों का निर्माण होता है। और ये जो मेघ हैं ये उस स्थान पर शाम को 4 बजे या कभी कभार 5, 5:30, 6 बजे, अब ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ा सा समय डिले हो जाता है, फाइन, बट बुक्स में से 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं, 4 बजे की बारिश बोलते हैं, फाइन। तो 4 बजे होता यह है कि पर्याप्त पवनों की मात्रा ऊपर जा चुकी होती है और जाने के पश्चात ये इस समय वर्षा करा देते हैं। अर्थात ये वो वर्षा है जो किसी बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एरिया में, 1, 2, 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, चूंकि दिन के समय तापमान बहुत अधिक रहा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा, इस कारण से आपको देखने को मिलेगा
कि 5 से 6 के बीच में अचानक से वर्षा हो गई। तो याद रखें, इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। और यह भी याद रखें कि संवहनीय वर्षा केवल और केवल लोकल लेवल पे होती है, स्थानीय स्तर पे होती है। आपने इसे महसूस भी करा होगा अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो दिन के समय अगर तापमान अचानक से बहुत बढ़ा है तो शाम के समय आपको जो बारिश देखने को मिलती है, जो एक छोटे से एरिया में होती है, आप गाड़ी उठाकर 4 किलोमीटर दूर जाएंगे, बारिश नहीं हो रही है, परंतु आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है। तो ये बेसिकली दिखाता है संवहनीय वर्षा को। और आप इसे नोटिस करेंगे कि जो संवहनीय वर्षा है ये छोटे स्तर पे होती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि इसकी जो समय अवधि होती है, ये समय अवधि कुछ घंटों 1 to 2 आवर्स तक की होती है, परंतु तीव्रता बहुत अधिक होती है। फाइन, यानी कि तीव्रता जो होती है ये काफी ज्यादा होती है। और यह भी याद रखिएगा कि इस समय हमें देखने को मिलता है बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, यानी कि जो वायु है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वायु का वेग ये हो जाता है उच्च। फाइन, तेज वर्षा। और बच्चों, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोमिंग या लाइटनिंग या तड़ित झंकार देखने को मिलती है, यानी कि बिजली चमकना जिसे कहते हैं। और यह भी याद रखिए बिजली चमकना किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हम क्लाउड वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो याद रखिए इस कंडीशन को, इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं कि किसी स्थान पर आया है आंधी। मैं इसे इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड भी यही है, यानी कि इंडिजिनस इंडिया के अंदर जो ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं इसे आंधी तथा तूफान कहते हैं। क्लियर? लाइटनिंग और थंडर इसे कहा जाता है इंग्लिश में, परंतु हिंदी में इसे आंधी या तूफान कहते हैं। और याद रखिए ये जो आंधी या तूफान है इसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता। लाइटनिंग और थंडर ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। क्लियर? तो इसे आंधी या तूफान मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख देता हूं। फाइन, इसे आंधी व तूफान कहा जाता है। क्लियर? और याद रखिए ये जो आंधी और तूफान है इसके क्या क्या विशेषताएं हैं तो आपके सामने मैंने लिख रखा है। याद रखिए कि आंधी और तूफान में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली चीज तीव्र वायु का वेग, तीव्र वायु के वेग के साथ तेजी से बारिश, तेजी से बारिश के साथ लाइटनिंग और थंडर, बिजली का चमकना और बिजली का गिरना, तथा साथ में आपको इसका ड्यूरेशन मात्र 1 से 2 घंटे का देखने को मिलता है। क्लियर? आप इसे अगर साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि विज्ञान वाले पार्ट में, साइंस वाले पार्ट में ऐसा कहा जाता है कि खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चों यही है कि जब वायु का वेग उच्च होता है तो तेजी से वायु से निकलने के कारण उस स्थान पर कम दाब क्रिएट हो जाता है और आपके रूम में दाब ज्यादा होता है और उच्च से निम्न की ओर वायु जो है इस प्रकार से प्रवाहित होती है और आपका जो है वो डोर हिलने लगता है, खिड़कियां बजना प्रारंभ कर देती हैं। क्लियर? तो याद रखिए कि इस समय हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बेसिकली प्री मॉनसून के टाइम पर जब लोकल स्तर पे बारिश हो रही थी हमें 2 फिनोमिना देखने को मिले। पहला दिखा हमें लू चलती हुई और दूसरा हमें दिखा संवहनी वर्षा। और यही संवहनी वर्षा जो है वो इस प्रकार से ट्रिगर होती है। और याद रखें इसी संवहनी वर्षा को, इसी आंधी और तूफान को हमारे यहां बंगाल में, बंगाल व बिहार में, और याद रखिए जो बिहार वाला पार्ट है यहां पर यह खास तौर पर देखने को मिलती है। फाइन, याद रखिए बंगाल वाले भाग में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। मोर फोकस अपॉन बंगाल, ज्यादातर केसेस में बंगाल होता है पर बिहार में भी यह घटना काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। फाइन, तो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में इसे कहा जाता है
आई थिंक आप गैस कर पा रहे होंगे, इसे काल बैसाखी कहते हैं। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा, जो काल बैसाखी है ये कई स्थानों पर कृषिगत गतिविधियों के लिए भी एक इंडिकेटर होती है। क्लियर? तो याद रखिए, इसे कहा जाता है काल बैसाखी। क्लियर? और याद रखिए, ये जो काल बैसाखी है ये कुछ और नहीं, ये है बेसिकली एक संवहनीय वर्षा। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी काल बैसाखी को कभी कभी हम जो है वो नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। फाइन, इसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। और याद रखें, नॉर्वेस्टर कुछ और नहीं है, काल बैसाखी का ही एक फॉर्म है। ओके, इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। खासकर नॉर्वेस्टर नाम जो है वो बिहार के तरफ यूज होता है और असम के क्षेत्र में भी एक वर्षा होती है। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा R&D आप भी करें और मुझे बताएं कि असम में कौन सी वर्षा होती है। और अगर मैं आपको हिंट देना चाहूं तो असम में होने वाली जो वर्षा है, इस वर्षा का नाम वहां की एक ट्राइब से, वहां की एक जनजाति से भी मिलता जुलता है। कोशिश करें कि आप इसके बारे में थोड़ा पता लगाएं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में मानसून का आगमन तो नहीं हुआ है, परंतु मानसून के आगमन के पहले ही वर्षा एक बार हो चुकी है। फाइन, भले ही पूरे भारत में एक साथ नहीं, लोकली हुई, ज्यादा नहीं पर कम हुई, परंतु हुई अवश्य है। क्लियर? अब इसके साथ हम देखेंगे कि जब ITCZ आ चुका है किस स्थान पर, कर्क रेखा पर, तब भारत में किस प्रकार से मानसून का आगमन होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे यहां मानसून, याद रखिए, इसका आगमन होने वाला है। ओके, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूं बच्चों, तो ये है अफ्रीका। क्लियर? और ये बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं अरब का प्रायद्वीप। ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये कोरियन पेनिनसुला अर्थात कोरिया का प्रायद्वीप। और इस प्रकार से हमें अभी यूरोप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसे ड्रॉ नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये बन के रेडी हुआ। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चों आई थिंक अब आप इजीली बता पाएंगे। ये जो लाइन है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और याद रखिए, ये जो यहां पर है इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और अब बच्चों मुझे बताएं कि अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इजीली बना पाऊंगा। इस स्थान पर एक लाइन है, ये लाइन कौन सी है बच्चों? तो आई थिंक आप इजीली मुझे बता पाएंगे कि ये लाइन है बेसिकली क्या? ITCZ की। और ये लाइन कहां से जा रही है? तो ये लाइन बेसिकली अभी जा रही है भारत से। अब हमने इसे इस तरीके से क्यों बनाया है? तो याद रखिए कि ITCZ एक बेल्ट है जो थोड़ी बहुत मुड़ सकती है। जिस स्थान पर स्थलखंड है वहां पर इसका बिहेवियर थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। जहां पर वायु, जहां पर जल स्थल होगा, उस स्थान पर इसका स्तर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक लहराती हुई एक पट्टी की तरह दिखाई देगी। और याद रखिए, ये जो पट्टी है, इस पट्टी को हम कहते हैं ये ITCZ है। और ये ITCZ अभी कहां पर खड़ा हुआ है? तो ये अभी खड़ा हुआ है भारत में। ये कौन सा समय है? तो ये समय है अभी 21 जून का। क्लियर? और 21 जून को ITCZ जब भारत में है, तो बताएं बच्चों कि इस समय ये इस क्षेत्र का अर्थात ग्रेट इंडियन प्लेन का उत्तर के विशाल मैदान का, यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं ग्रेट इंडियन प्लेन का, ये तापमान अत्यधिक कम कर देगी, एक्सट्रीमली लो कर देंगी। इस कारण, जस्ट अ सेकेंड, ये तापमान एक्सट्रीमली हाई कर देंगी, अत्यधिक उच्च कर देंगी, तथा जो दाब है वो अत्यधिक क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न हो जाएगा।
और याद रखिए ITCZ के प्रायद्वीपीय भारत को पार करने के पश्चात जिस समय एंट्री होती है इसकी उत्तर के विशाल मैदान में, यह उस क्षेत्र को अत्यधिक गर्म कर देता है। और ध्यान से देखें, आपको दिखाई देगा इस क्षेत्र में आपको दिखेगा राजस्थान वाला भाग। और याद रखिए राजस्थान पहले से एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने के साथ यह अत्यधिक उच्च हो जाता है, जिसे कहा जाता है करेला विथ नीम चढ़ा। पहले ही राजस्थान का तापमान उच्च है, अब अगर ITCZ वहां आएगा तो उस क्षेत्र का तापमान अत्यधिक ऊंचा कर देगा, अत्यधिक हाई कर देगा। और इस कारण अब जो यहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट होगा, इसको कवर करने के लिए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें, यानी कि इन दो क्षेत्र से चलने वाली पवनें सफिशिएंट नहीं होंगी। यहां और यहां चलने वाली जो पवनें हैं ये पर्याप्त नहीं होंगी। और याद रखिए बच्चों, तो ये पवनें जब पर्याप्त नहीं होंगी तो उस कंडीशन पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की पवनों के अलावा भी एक पवन का भारत में आगमन होगा। अब ये आगमन किस प्रकार से होगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां से एक विशेष प्रकार की साल भर चलने वाली पवन इस प्रकार से जा रही होती है, और ये पवन कौन सी होती है, तो जिन बच्चों ने क्लाइमेटोलॉजी की क्लास अटेंड करी होगी उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। और याद रखिए ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें इस प्रकार से साल भर चल रही थी, परंतु जस्ट बिकॉज के ITCZ भारत में है और ग्रेट इंडियन प्लेन में उत्तर के विशाल मैदान में अत्यधिक निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इसे फुलफिल करने के लिए ये व्यापारिक पवनें जो है अब भारत की ओर चलना प्रारंभ करेंगी। परंतु बच्चों, मैंने आपको एक फैक्टर बताया था जिसे कहा जाता है कोरियोलिस बल, और शायद आप सभी को याद होगा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो पवनें हैं वो अपने प्रवाह की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड और उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पवन है जो हमने इस स्थान पर बना रखी है, ये पवन इस तरह से जा रही थी। अब ये पवन जो है इस स्थान पर खड़ी है और उसे यहां पहुंचना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पवन है ये मान लीजिए ये इस तरीके से यहां पर विराजमान है, सीधी जा रही है, और ये पवन अब इस क्षेत्र में जाना चाहती है। क्लियर? तो याद रखिए अगर ये यहां पर है, अभी चलते हुए यहां पहुंची है, इसे यहां जाना है तो ये सीधी जा सकती है, यानी कि ये पवन इस प्रकार से निकलेगी और सीधी चली जाएगी। परंतु कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये अपने प्रवाह की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में कौन से डायरेक्शन में मुड़ती है, तो आई थिंक अब आप आंसर करेंगे कि ये अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी, क्योंकि ये कौन सा गोलार्ध है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर? तो यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो पवनें अब मैं बना रहा हूं, ये पवनें इस प्रकार से चल रही हैं और चलते चलते ये जाना चाहती हैं इस डायरेक्शन में, तो ये अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड ये सीधा जाना चाहती हैं। इनके जाने का जो डायरेक्शन है वो ये होना चाहिए, परंतु अपने प्रवाह की दिशा के किस ओर मुड़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड। फाइन, तो याद रखिए ये अपने प्रवाह की दिशा में लेफ्ट की डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट होगी और इस तरीके से चलती हुई आएगी, और ये चलना प्रारंभ पवनें। क्लियर? तो ये इस डायरेक्शन से आ रही हैं और ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से चलना प्रारंभ करेगी। और याद रखिए जैसे ही ये भूमध्य रेखा तक पहुंचेंगी तो बच्चों ये कौन से गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी, ये प्रवेश कर जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। और जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे, जाना इस तरीके से जाती हैं, परंतु ये टर्न ले लेंगी अपने किस साइड, राइट हैंड साइड। तो ये इस प्रकार से टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करेंगी। और याद रखिए ये मात्र भारत में प्रवेश नहीं कर रही हैं, ये भारत के अलावा पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश कर रही हैं। क्लियर? और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा होने वाली है। क्लियर? तो याद रखिए ये जो व्यापारिक पवनें आप इधर देख पा रहे हैं, ये व्यापारिक पवनें जब चलना प्रारंभ करती हैं तो आना चाहती हैं ITCZ की ओर। ITCZ की ओर आने के क्रम में ये अपने प्रवाह की दिशा में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेंगी, और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों टर्न लेने से ये कुछ इस दिशा के बजाय इस दिशा में चलती हैं।
और इसके पश्चात जैसे ही ये भूमध्य रेखा पार करेंगी, ये अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड टर्न लेंगी और राइट हैंड साइड टर्न लेने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी एंट्री होगी लगभग साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से, दक्षिण पश्चिम की दिशा से। और बच्चों वेलकम, इसे ही हम कहते हैं भारतीय महा मानसून या भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण पश्चिम एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का महा मानसून। और ये जो पवनें भारत में आएंगी, ये पवनें आ रही हैं बच्चों लगभग पूरा हिंद महासागर पार करके। पूरा का पूरा हिंद महासागर जब ये पार करेंगी तो इनके अंदर जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है, इसकी मात्रा उच्च होगी और इसी उच्च मात्रा के साथ ये पवनें जब प्रवेश करेंगी भारत में, तो भारत में प्रवेश करने के साथ ये लाएंगी झूम के सावन, अर्थात प्रवेश करेगा भारत में मॉनसून। क्लियर हुआ? अब देखें बच्चों, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो ये किस प्रकार का दिखेगा? तो ध्यान से देखिए, मैं ड्रॉ करता हूं इस स्थान पर। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ करा, ये हमारा लद्दाख, ये नेपाल, हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसी प्रकार से ये भाग, ये चलता हुआ आया। और याद रखिए डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इंडिया बन के रेडी है। अब याद रखिए ये किस डायरेक्शन से आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा से। तो इस प्रकार से मैंने ड्रॉ करा। अब ध्यान से देखिएगा, ये मॉनसून चलना प्रारंभ कर रहा है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो महा मानसून आया, ये मॉनसून जब भारत में प्रवेश करता है तो ध्यान देने योग्य बात है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो दक्षिणी भाग है, ये भाग किस लेटर के जैसा दिखता है? तो ये वी आकार का देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है या दक्षिण पश्चिम मानसून है। याद रखें कि ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जैसे ही ये भारत में प्रवेश करेगा, ये दो भागों में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। और बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकंड, इसे शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून आया, ये जो दो भागों में विभाजित होगा, ये दो भाग होंगे बेसिकली। पहला ये आएगा अरब के सागर की डायरेक्शन से और दूसरा ये आएगा बंगाल की खाड़ी की डायरेक्शन से। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का एक भाग ये कहलाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, तथा दूसरा भाग कहलाएगा अरब सागर की शाखा। क्लियर? अब याद रखें बच्चों, जो अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा कराएगी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ब्लू डायरेक्शन से जो मॉनसून बना रहा हूं, क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे रब कर देता हूं, इसे मैं रेड के डायरेक्शन से बनाऊंगा, रेड कलर से बनाऊंगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मॉनसून है, क्लियर, ये कहां कहां वर्षा कराएगा? तो याद रखिए, ये मैंने बनाया बच्चों, ध्यान से देखें, ये है पश्चिमी घाट, ये मैंने बनाया अरावली, और ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है? तो याद रखिए, ये जो मॉनसून है, ये मॉनसून वर्षा कराएगा पश्चिमी घाट में। क्लियर? इसके अलावा ये पवनें जो है वो समानांतर हो जाती हैं बच्चों, किसके? हमारे अरावली के। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। क्लियर?
अब देखेगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें। अब याद रखें बच्चों, ये वर्षा कराएगा इस स्थान पर, और बच्चों ये कौन सा क्षेत्र है? ये लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है। और याद रखिए, जो अरब सागर की शाखा है वो इस प्रकार से वर्षा कराती जाएगी, और जाते हुए ये इस प्रकार से हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में भी वर्षा कराएगा। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पवनों का प्रवाह हुआ। इसने बच्चों में रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें, इन पवनों ने वर्षा कहां कहां कराई है? तो सबसे पहले इन्होंने वर्षा कराई है हमारे पश्चिमी घाट में, और ये याद रखिएगा कि इन्होंने पश्चिमी घाट में वर्षा कराई है, और पश्चिमी घाट में जब ये प्रवेश करे थे तब इनके अंदर जो आर्द्रता थी वो सबसे ज्यादा थी। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा वर्षा कहां हुई है? अभी पश्चिमी घाट में। क्लियर? अभी एक डायरेक्शन और है बच्चों, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के बाद ये दो क्षेत्र हैं, इसे कहा जाता है अरावली के अलावा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और याद रखिए, ये जो पवने हैं ये इस प्रकार से चलते हुए इस दिशा में, अर्थात नर्मदा की घाटी में तथा यहां पर तापी या ताप्ती नदी की घाटी में भी वर्षा कराएंगी। तो याद रखिएगा बच्चों कि हमारे अरब सागर की शाखा ने कहां कहां वर्षा कराई है। तो अरब सागर की शाखा ने हमारे भारत में, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे वापस से जूम आउट कर देता हूं। ये फाइन। तो याद रखिए, जो अरब सागर की शाखा है इसने भारत में कहां कहां वर्षा कराई। तो यहां मैं मेंशन करता हूं, अरब सागर शाखा ने किस किस क्षेत्र में बारिश कराई? तो सबसे पहले याद रखें कि इसने वर्षा कराया है पश्चिमी घाट में। दूसरा, इसने वर्षा कराया है हमारे पश्चिमी हिमालय वाले भाग में। तो पश्चिमी हिमालय, साथ में इसने वर्षा कराई है हमारी हिमालय की तराई। अब आपका एक प्रश्न होगा, क्या उत्तर भारत के विशाल मैदान में कहीं वर्षा नहीं कराई? तो बच्चों, जो तराई बेल्ट है या तराई का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ग्रेट इंडियन प्लेन का ही पार्ट है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही भाग है, और कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराएगा बट बहुत ज्यादा वर्षा नहीं कराएगा। क्लियर? तो ये हिमालय के तराई वाले भाग में। इसके अलावा इसने वर्षा कराई है नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में। क्लियर? तो इतने भाग में वर्षा किसने कराई है बच्चों? अरब सागर की शाखा ने। अब इस अरब सागर की शाखा के लिए एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो अरब सागर की शाखा है, इस शाखा के अंदर जो जलवाष्प है, जल वाष्प है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि किस शाखा के अंदर जलवाष्प ज्यादा होगा, यानी कि अरब सागर की शाखा में ज्यादा जलवाष्प है या फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा में ज्यादा जलवाष्प है, तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है और इसका बहुत सिंपल आंसर है। मुझे बताएं बच्चों कि जब कभी हमने देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है, थोड़ा सा जूम करता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भारत में प्रवेश कर रहा है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून के सापेक्ष आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है जहां अरब सागर है, इस शाखा ने जैसे ही भारत में प्रवेश करा, इस स्थान के बाद या इस लाइन के आसपास, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन के बाद अरब सागर की शाखा ने यहां से अपनी जलवाष्प त्यागना प्रारंभ कर दी है,
परंतु जब आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे जाएगी तो इस लाइन के बाद भी ये बंगाल की खाड़ी से एनर्जाइज होती रहेगी, यहां भी ये जलवाष्प ग्रहण करती रहेगी। अर्थात इस लाइन तक बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखा में जलवाष्प की मात्रा बराबर थी, परंतु इस लाइन के बाद जो अरब सागर की शाखा है इसने जलवाष्प त्यागना प्रारंभ कर दिया, परंतु इस लाइन के बाद भी बंगाल की खाड़ी की शाखा ने जलवाष्प को ग्रहण करना प्रारंभ ही रखा, कंटिन्यू ही रखा। और यही कारण है कि अरब सागर की शाखा भारत में जब प्रवेश करती है तो इसमें उतना जलवाष्प नहीं होता जितना बंगाल की खाड़ी की शाखा में होता है। तो जनरली स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको जो है इसे एक बार, जस्ट अ सेकेंड, इस लाइन को मैं हटा दूं, चलिए, इसी कारण मैंने आपको एक बार हिंट दे दिया है। याद रखिए कि ज्यादा जलवाष्प जो है वो किसमें होगी, ज्यादा जलवाष्प होगी हमेशा बंगाल की खाड़ी की शाखा में। जलवाष्प कम, जस्ट अ सेकेंड, जलवाष्प जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू बंगाल की खाड़ी की शाखा, कम जलवाष्प। अब इसी प्रकार ध्यान से देखें, लास्ट डायमेंशन बचता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किस प्रकार से, हम इसे चेंज कर लेते हैं, किस प्रकार से अब बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा कराएगी, तो इस चीज को देखिएगा बच्चों कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये है नेपाल, ये इस प्रकार से, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने देखा अब तक कि इस तरीके से ये पश्चिमी घाट है, ये नर्मदा और तापी का घाटी वाला क्षेत्र है, और अभी तक जो पवनें चली हैं वो इस तरीके से आईं और हमारे पश्चिमी घाट में वर्षा कराया। इसी प्रकार से ये चलते हुए नर्मदा तापी की घाटी में भी गई, यहां भी वर्षा हुई। इसी प्रकार से ये चलते हुए जो है वो इस क्षेत्र तक वर्षा करा चुकी है, और ये इस प्रकार से, क्लियर। ये अभी किसका डायग्राम है बच्चों, ये अभी डायग्राम है बेसिकली किसका, अरब सागर की शाखा का। अब अगर मैं कहूं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा का आगमन होता है, तो याद रखिए ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो इस प्रकार से चलते हुए आगे जाएगी, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा पैरेलल होगी, समानांतर हो जाएगी पूर्वी घाट के। और याद रखिए यही कारण है कि पूर्वी घाट में वर्षा नहीं हुई है अभी, लेकिन होती जरूर है। और क्यों होती है तो कल की क्लास में फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इसके होने का मुख्य कारण मैं आपको पहले जेट स्ट्रीम वाले पार्ट में बता चुका हूं। क्या कारण है, तो यहां से सोमालिया की जेट स्ट्रीम निकलती है जिसे पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, क्लियर। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसे देख भी सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि एक जेट स्ट्रीम होती है जो ग्रीष्म ऋतु में बनती है और भारतीय महामानसून को प्रभावित करती हुई जाती है। जहां आप देखेंगे कि तिब्बत के पठार में बेसिकली तापन होने से आप पाएंगे कि जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और यह भारत के ऊपर से निकलती हुई जाती है, क्लियर। तो अभी ध्यान से देखें, ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से, ये जो पवनें हैं ये इस प्रकार से यहां प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद भारत के इस भाग में इसे कौन सा हिमालय कहा जाता है, तो इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। और याद रखिए पूर्वी हिमालय से टकराने के पश्चात ये इस दिशा में डायवर्ट होती हैं, अर्थात हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन में, अर्थात हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो प्रवेश करती हुई यहां पर वर्षा कराती है, क्लियर। अब याद रखिएगा कि ये जो शाखा है ये इस प्रकार से हमारे पूर्वी घाट में भी वर्षा कराती है, और इसके पूर्वी घाट में वर्षा कराने का मुख्य कारक क्या है, तो याद रखिएगा कि यहां पर वर्षा कराने का इसका मुख्य कारक है
अगर मैं आपसे कहूं तो इस स्थान पर उपस्थित एक बड़ी सी जेट स्ट्रीम, और याद रखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये है वो जेट स्ट्रीम जो आपको दिखेगी कि भारत के बिल्कुल ऊपर से चलती हुई जा रही है। ये है वो जेट स्ट्रीम। क्लियर? और ये जेट स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? तो आई थिंक जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी की पूरी सीरीज देख रखी है उन सभी को बेहतर तरीके से याद होगा कि इस जेट स्ट्रीम को कहा जाता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। और याद रखिए, ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये भारत के ऊपर से जिस समय निकलती है वो इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से? ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इस क्षेत्र पवनों को भारत की तरफ शिफ्ट कर देती है। और याद रखिए, जब ये भारत की तरफ शिफ्ट कर देती है तो उस कंडीशन पे होता यह है कि वो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो भारत में आने पर पश्चिमी घाट पर तो नहीं, पर पूर्वी घाट में कभी वर्षा नहीं कराती, चूंकि ये इसके समानांतर थी। ये इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आने से हमारे पूर्वी घाट की ओर शिफ्ट हो जाती है, जिससे पूर्वी घाट में भी वर्षा होने लगती है। तो याद रखिएगा, कंक्लूजन ये है कि हमारे क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की शाखा, जस्ट अ सेकेंड, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये कहां कहां वर्षा कराती है? तो याद रखिएगा, मैं यहां मेंशन करता हूं, जो बंगाल की शाखा है, ये शाखा भारत में कहां कहां वर्षा कराती है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा कि ये शाखा सबसे पहले तो भारत के पूर्वी हिमालय वाले भाग में, क्षेत्र में ये वर्षा कराती है। इसके अलावा ये और कहां वर्षा कराती है बच्चों? तो ये उत्तर भारत के, उत्तर भारत के विशाल मैदान में, विशाल मैदान में भी वर्षा कराती है। और याद रखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पवन है, ये जो शाखा है, ये शाखा भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र में भी वर्षा कराती है। क्लियर? अब याद रखिएगा, ये जो पूर्वी घाट क्षेत्र है, यहां पर जो वर्षा है ये क्यों करा पा रही है? तो इसका मुख्य कारण है सोमालिया की जेट स्ट्रीम। इसे सोमालिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सोमालिया की तरफ चलती है, ऐसा पहले हमें लगता था। फाइन, इसका मुख्य कारण है पूर्वी जेट स्ट्रीम। और याद रखिएगा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्यों होती है, इसे मैं भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों के वीडियो में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्लियर? अब याद रखिए, लास्ट और समाप्त, याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा के अंदर, पहली चीज, इस शाखा के अंदर जलवाष्प की मात्रा ये उच्च थी। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है पूर्वी राज्यों में जब बारिश कराती है तो वर्षा अत्यधिक होती है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।